हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 12 चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस के 4th वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस चैप्टर 12 के सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीटली। और इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो फटाफट हम देख लेते हैं। ए नंबर इज 21 लेसर देन द अदर, यानी कि यहाँ पर दो नंबर्स है और एक नंबर दूसरे नंबर से 21 छोटा है। मतलब कि अगर ये वाला x है तो ये वाला x माइनस 21 होगा। फिर देखो फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 29। तो अगर ये दो नंबर्स का जो सम है, यानी कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे 29 मिलेगा और मुझे इन दोनों नंबर्स को निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी हमारा इक्वेशन तो रेडी हो गया है, क्योंकि देखो एक नंबर मेरा x है तो दूसरा नंबर मेरा x माइनस 21 है, छोटा है ना, तो इसलिए इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 29 मिलेगा। इसके बाद देखो इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सामने तो प्लस है, तो ये x माइनस 21 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 29, विद दैट इंप्लाइज x प्लस x होगा मेरा 2x, ये माइनस 21 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस 21 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये यहाँ पर आकर क्या होगा भाई, प्लस हो जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे माइनस था तो इसलिए यहाँ पर आकर हो गया प्लस। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 50, और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर था तो इधर अगर हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया सिंप्लीफाई, और आपका x का वैल्यू मिल गया जो कि है आपका 25। तो देखो अभी हमारा यहाँ पे दो नंबर्स था कि नहीं, एक था x और एक था x माइनस 21। तो अगर मुझे x पता चल गया जो कि मेरा 25 है, तो यहाँ से मैं x माइनस 21 भी तो निकाल सकता हूँ। 25 माइनस 21 ही तो मुझे करना है, ठीक है। तो अभी देखो दूसरा वाला नंबर है आपका 4 और पहला वाला नंबर है आपका 25। क्वेश्चन को याद करो, क्या कहा था, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 29। तो अभी जब हम चेक करेंगे तो मैं ऐसे ही ऐड कर देंगे 25 प्लस 4 जो कि होता है 29। तो यहाँ पे भी तो 29 दिया है, यानी कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 243। मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या था भाई, याद करो, जो कि एक के बाद एक होते थे, जैसे कि 1 2 3 ये सब कॉन्जिक्यूटिव है, 4 5 6 ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। ठीक उसी तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तब आपको मिलेगा 243, ठीक है। अच्छा, हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, एक हमारा x होता है तो दूसरा वाला x प्लस 1 होता है और तीसरा वाला हमारा x प्लस 2 होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था। देखो पहला वाला x यानी कि 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, 1 प्लस 2 करोगे तो आपको 3 मिलेगा कि नहीं। तो यही तो है, ये वाला x है, ये वाला x प्लस 1 है और ये वाला x प्लस 2 है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो 4 5 6 का एग्जांपल ले लो। पहला वाला 4 यानी कि x, दूसरा वाला x प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, यही तो है हमारा 5, और तीसरा वाला क्या है हमारा x प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 कर लो तो 4 प्लस 2 भी 6 होता है। तो उस हिसाब से हम ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला फॉर्मेट है कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसको थोड़ा याद कर लो, ये हर एक क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मेट यूज होगा आपका। चलो इन तीनों का सम हम फटाफट निकाल लेते हैं। देखो x प्लस 1 और एक होगा मेरा x प्लस 2, तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर ये वाला 3 नंबर नहीं दिख रहा तो भाई यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लो, हो गया ना 3 नंबर्स, ठीक है। चलो अभी हम इन सब का ऐड करेंगे। तो देखो x प्लस x होता है मेरा 3x और ये होता है मेरा 3, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 243। उसके बाद ये जो 3x है यहाँ पे रहेगा और ये जो प्लस 3 है वो इधर जाकर क्या होगा भाई, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3x इक्वल्स टू 240 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर था इस तरफ लाकर उसको डिवाइड कर देंगे। तो अभी 3 8 जा 24 और ये 0, तो यहाँ से हमको हमारा x मिल गया जो कि है हमारा 80। इसके बाद देखो x प्लस 1 और x प्लस 2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। x प्लस 1 जो है वो 80 प्लस 1 यानी कि 81 है, और फिर x प्लस 2 जो है वो 80 प्लस 2 यानी कि 82 है। तो हमारा x है 80, x प्लस 1 है हमारा 81 और x प्लस 2 है हमारा 82। तो ये तीनों तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 80 81 और 82। रीचेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एक बार सम निकाल लेंगे। देखो सम हमारा कितना आना चाहिए भाई, क्वेश्चन में जितना दिया था जो कि है 243। तो अगर 243 आ गया तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। देखो 1 प्लस 2 3 होता है, 8 8 16 16 8 होता है हमारा 24। तो 243 आ गया, यानी कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो ये भी हमारे सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नंबर बदल दिया गया है। वहाँ पे 243 था और यहाँ पर 63 है। क्वेश्चन तो सेम ही है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 63, फाइंड द नंबर्स। देखो इसको ना आप कुछ इस तरह से हमेशा लिख के सॉल्व करना कि लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, और फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 63। दैट इंप्लाइज का सिंबल लगाओ, इन तीनों x को ऐड कर दो, 3x आएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू 63। दैट इंप्लाइज 3x इक्वल्स टू 63 माइनस 3, यहाँ पे आके माइनस हो गया। फिर ये 3x इक्वल्स टू आएगा 60 और यहाँ से आपको आपका x का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये मल्टीप्लाई होकर था 3, इधर आकर डिवाइड हो गया। और फिर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 20 जा 60 होता है, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 20। यहाँ से मैं x प्लस 1 भी निकाल दूंगा और x प्लस 2 भी निकाल दूंगा जो कि होगा मेरा 22। तो
आपके तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 20, 21 और 22 आपको मिल चुके हैं, और इन तीनों को अगर आप सम करोगे तो आपको 63 ही मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो आपका आंसर गलत है, 63 आ रहा है मतलब सही है। देखो मैं रीचेक करने के लिए आपको फोर्स नहीं करता, आपको करना चाहिए बस इतना ही। अगर देखो आप रीचेक तुरंत ही कर देते हो, क्योंकि ये सब ना रीचेक करना सबसे ज्यादा ईजी है, आप एग्जाम में भी कर रहे हो, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं कि एकदम खत्म करने के बाद ही मैं रीचेक करूंगा, लिखते ही रीचेक हो जाएगा, बस ऐड या सब्ट्रैक्ट तो करना है, बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं ना, इसीलिए तुरंत ही कर दो, आपके लिए ही अच्छा होगा। देखो अभी आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको एक रफ डायग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हमारा कैसे होता है, ऐसे दिखता है कि नहीं, जिसके क्या होते हैं, ये दोनों साइड्स एकदम इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये वाला डिफरेंट होता है। तो देखो द एंगल्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पे शायद कुछ स्किप हो गया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द बेस एंगल्स, ठीक है, द बेस एंगल्स आर इक्वल, तो बेस एंगल्स मतलब तो ये दोनों है कि नहीं, ये इक्वल है, एंड द वर्टेक्स एंगल इज 80 डिग्री, तो ये वाला 80 डिग्री है, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये जो ऊपर वाला एंगल है वो है 80 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द बेस एंगल्स, तो आपको ये दोनों एंगल्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको तो ये पता होगा कि नहीं, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैं किसी भी ट्रायंगल का इन तीनों एंगल्स को अगर ऐड करूंगा तो मुझे 180 डिग्री ही मिलेगा। तो अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों बेस एंगल्स को कोई एक मतलब अलजेब्रा से डिनोट कर दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं x ले लेता हूं, तो चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट द बेस एंगल बी x। देखो जब भी आप ऐसे लेट लिख रहे हो ना, आपको एक के लिए ही लिखना है, यहाँ पर सिर्फ एक के लिए लिखना है, ये तो दोनों इक्वल है कि नहीं। अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ए बी सी नेमिंग कर दूं तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है कि नहीं, ये तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, और हमारा जो एंगल सी है वो 80 डिग्री का है। तो अभी देखो अगर आप कुछ इस तरह से इसको भी लिख देना, ठीक है, यहाँ पे कि मतलब एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, क्यों, हमको तो ये दोनों एंगल्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख देना सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद देखो हम बस रिप्लेस करेंगे, एंगल ए की जगह पे हमको क्या लेना है, x लेना है, क्योंकि हमने तो x लिया था, b की जगह पे भी x आएगा, और c की जगह पे आएगा आपका 80 डिग्री। तो देखो ये हो गया, यहाँ पर दैट इंप्लाइज का सिंबल मत भूलना, देखो x प्लस x होता है मेरा 2x, और ये 80 डिग्री यहाँ पे रहेगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 80 को दूसरी तरफ भेज देंगे, यहाँ पे वो प्लस था, यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 80 हो गया। इसके बाद देखो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 माइनस 80 होता है मेरा 100 डिग्री, और यहाँ से मैं x की वैल्यू तो आराम से निकाल सकता हूँ, तो 100 अपॉन 2 कर दो, मल्टीप्लाई था ना, आगे हो गया डिवाइड, तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। तो अगर x का वैल्यू है 50 डिग्री, तो अभी देखो ये वाला भी 50 डिग्री होगा। देखो मैं यहाँ पे से ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, देखो ये वाला भी 50 होगा, ये वाला भी 50 होगा, और ये तो क्वेश्चन में दे रखा था जो कि है 80 डिग्री, और इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो आपका आंसर एकदम सही है। बस अभी देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन ना एकदम फोर्थ वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वहां पर बस एक ट्रायंगल दे रखा था और यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे रखा है। आप ना एक चीज याद रखो, जब भी क्वेश्चन में आप किसी शेप के बारे में देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो बस रफली ना एक ऐसा छोटा सा रेक्टेंगल बना देना, कुछ स्केल पेंसिल कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, बस ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जो भी डेटा दे रखा है, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उसको यूज करके बस ये वैल्यूज पुट करोगे। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। क्वेश्चन समझो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, मतलब अगर यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो अगर x होगा तो ये जो लेंथ होगा वो x प्लस 15 होगा कि नहीं, जितना भी ब्रेड्थ है उससे 15 मीटर ये ज्यादा होगा हमारा जो लेंथ है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे लेट द ब्रेड्थ बी x, देन लेंथ क्या होगा, लेंथ विल बी x प्लस 15, और यहां पर आप मीटर जो कि आपका यूनिट है उसे भी लगा लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, मतलब पेरीमीटर हमको दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 80 मीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 × l + b, और ये दे रखा है 80 मीटर। तो हमने बस क्या किया, यहाँ पर ये जो स्टेप है ना ये वाला, इसमें हमने क्या किया, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया और जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था उसको हमने पुट कर लिया। इसके बाद बस आपको ये डायमेंशंस निकालने, मतलब ये जो लेंथ है वो कितने का होगा और ये जो ब्रेड्थ है वो कितने का होगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। अभी देखो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हमको पता है वही हम पुट करेंगे। मतलब यहाँ पर देखो लेंथ मुझे पता है कि x + 15 का है, तो मैं x + 15 पुट कर दूंगा। इसके बाद ब्रेड्थ मुझे पता है कि वो है मेरा x का, तो मैंने यहाँ पे x पुट कर दिया। देखो ये तो मैंने बस लेंथ को दिखाने के लिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया, और ये ब्रेड्थ के लिए भी मैं लगा लेता हूँ। इसके बाद देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला आप यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा देना, ठीक है, इक्वल्स टू 80 हो गया। ये ब्रैकेट वाला समझ में आ गया होगा, आई होप। ये कुछ समझने जैसा नहीं है, बस हम डिफरेंशिएट करने के लिए इस चीज को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखो सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट सॉल्व होंगे कि नहीं, ये तो बस प्लस है ना, यहाँ पर तो बस प्लस है कि नहीं, तो बस ये x इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसका और इसके साथ कुछ काम नहीं है। जब भी हमारा
मल्टीप्लाई होता है तभी हम क्या करते हैं, दोनों के साथ उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ये तो है ना 2 मल्टीप्लाई l प्लस b। तो देखो अभी ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2x जो कि होगा मेरा, ये मल्टीप्लाई है ठीक है, इसको x मत समझ लेना। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2x होता है मेरा 4x, और ये 2 मल्टीप्लाई 15 होगा मेरा क्या 30, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दिया। यहाँ पर 2 बार मत करना क्योंकि ये प्लस है, जब भी ब्रैकेट ओपन होगा वो जो दोनों के साथ होता है ना वो तभी होगा जब मल्टीप्लाई होगा, या तो फिर डिवाइड होगा। डिवाइड ज्यादातर देता नहीं है, स्टिल जब मल्टीप्लाई होगा तभी ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया आपका 80, फिर नेक्स्ट 4x को इधर रखो और ये जो प्लस 30 है इसको इस तरफ भेजो, तो कि यहाँ पे आकर हो जाएगा -30। तो ये 4x इक्वल्स टू आता है कितना 50। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगा 50/4। देखो ये चीज ना सॉल्व नहीं होने वाली, मतलब देखो ये 2 25 जब 50 होता है, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ से जो x का वैल्यू निकल कर आया 25/2 आया। अभी आप पूछोगे सर ये जो x है, ये जो ब्रेड्थ है, वो तो ऐसे कभी फ्रैक्शन में नहीं देगा। हाँ ऑब्वियसली फ्रैक्शन में नहीं देगा, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। देखो 25 का 25/2 होता है मेरा 12.5, तो यहाँ पे मैं मीटर लगा दूंगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो कुछ इस तरह से आप डिवाइड कर लो, ठीक है। ये हो गया 5, ये आ गया 2 2 जा 4 और माइनस ये 1 और यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया 12.5। तो ब्रेड्थ आपको मिल गया। कैसे, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, ब्रेड्थ को x मीटर लिया था कि नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, मैं सिर्फ ब्रेड्थ लिख रहा हूँ, आप ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ऐसा कुछ भी लिखते ना, इक्वल्स टू 12.5 मीटर। और फिर हम को किस तरह से निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में जो डेटा हमने लिखा था सबसे पहले उसको देखो, या तो फिर क्वेश्चन को देखो, या फिर इस फिगर को देखो। सबसे बेस्ट होता है इस फिगर को देख लेना, ये शायद से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे ना हो सकता है कि यहाँ पे नजर ना जाए, लेकिन यहाँ पे तो जाएगा ही। तो देखो ये था x जो कि हो गया हमारा ब्रेड्थ, वो तो हमने निकाल लिया, ये 12.5 है। अभी हम क्या निकालेंगे, हमारा लेंथ निकालेंगे, तो x + 15 करेंगे। तो देखो x था कितना हमारा 12.5, इसके साथ बस आपको 15 जोड़ लेना है जो कि होगा आपका 27.5 मीटर। देखो अभी हमको लेंथ भी पता है और ब्रेड्थ भी पता है, और अभी बस हम क्या करेंगे, रीचेक करेंगे। रीचेक किस तरह से करते हैं, जैसे हमने बताया था आपको, जो भी फॉर्मूला दिया है उसको बस पुट करो, और जो भी वैल्यू आपको मिल गया वो आप पुट कर लो, और फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप इस चीज को रीचेक कर सकते हो। देखो अभी मुझे एक बात बताओ, ये 0.5 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 7 + 2 हो गया 9, 9 + ये हो गया 0, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, और ये जो कैरी हो गया 2 + 1 और ये हो गया वहां पे 1, ये हो गया 40, ठीक है। तो 2 × 40 कितना होता है, 80 होता है कि नहीं, तो हो गया। हमारे तो क्वेश्चन में यही दे रखा था कि नहीं, जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल का वो तो हमारा 80 मीटर है, और जब हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया और जो वैल्यू हमने निकाला था वो सब यहाँ पे पुट किया, तो हमको पेरीमीटर भी 80 मीटर ही मिला, तो हमारा आंसर यहाँ पर एकदम सही है, ठीक है। अभी आता है हमारा 6th वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से, क्यों, क्योंकि अब तक आपस में मल्टीप्लाई रिलेटेड पढ़ रहे थे, यहाँ पे डिवाइड रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है, देखो वन नंबर इज हाफ ऑफ द अदर, वन नंबर इज हाफ ऑफ द अदर, मतलब यहाँ पर 2 नंबर्स है, ठीक है, 2 नंबर्स है और एक दूसरे वाले का आधा है। मतलब अगर ये x है तो ये होगा आपका x/2। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये वाला 4 होगा तो ये 4/2 होगा, आधा ही तो करना है, हाफ का मतलब क्या होता है /2, ठीक है। ये मत याद रख लेना, यही याद रखना। तो एक नंबर अगर हमारा x होता है तो दूसरा नंबर होगा हमारा x/2। फिर देखो सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 6, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट द नंबर्स बी x and x/2। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस x/2 इक्वल्स टू 6। बस अभी हमको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। याद करो पहले एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, जब हमको 2 ऐसे फ्रैक्शन फॉर्मेट्स दिखते थे हम उन दोनों को ऐड या फिर सबट्रैक्ट जो भी क्वेश्चन में होगा वो करके एक फ्रैक्शन फॉर्मेट में लाते थे। तो यहाँ पर भी अभी 2 है कि नहीं, तो इन दोनों का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 होता है 2, 2 × x होता है आपका 2x, प्लस लगा लो 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है 1 और 1 × x होता है आपका x इक्वल्स टू 6। अभी देखो ये 2x + x कितना होता है, 3x होता है, फिर अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अभी हमारा आंसर ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये 3/2 को आप एक साथ इस तरह भेजो। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं आप कैसे कैसे कर सकते हो। अगर यहां पर मैं x को डायरेक्टली रखकर अकेले इस 3/2 को दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये यहां पर आकर हो जाएगा 2/3, डिवाइड था आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो इसको थोड़ा सा फिर आप यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल्स टू 2 × 2 आएगा, जिसे आप सॉल्व कर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा आपका 4। और एक तरीका क्या है, देखो अभी मैं 3/2 को एक साथ नहीं भेजूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर इस 3x को रखूंगा, ये जो 2 है ना यहाँ पे डिवाइड होकर इसको भेजूंगा, तो ये 6 × 2 हो जाएगा कि नहीं। देखो डिवाइड था यहाँ पर आकर हो गया मल्टीप्लाई, तो 3x इक्वल्स टू होता है आपका 12। इसके बाद आप क्या करोगे, इस 3 को इस तरफ भेजो तो ये x इक्वल्स टू 12/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई था आकर आकर यहाँ पर हो गया डिवाइड, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा होता है आपका 12। दोनों केसेस में आपको x इक्वल्स टू 4 ही मिलेगा, मतलब आंसर सेम है, बस निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप एक साथ भेजो या फिर एक एक करके भेजो, आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगता है, जैसा आपको मतलब मजा आता है वैसे ही करो। चलो अभी यहां से मुझे मेरा x मिल गया है, तो देखो अभी एक आपका नंबर था x जो कि हो गया मेरा क्या 4, तो दूसरा वाला क्या होगा भाई 4/2, यानी कि इसको थोड़ा सा फिर सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा आपका
2। देखो यहाँ पे लिख के मत कर देना, मैं तो बस आपको समझा रहा था। देखो आपका फर्स्ट नंबर जो था, फर्स्ट नंबर वो x था जिसमें मिला आपको 4, तो अभी हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो क्या था भाई, x/2 यानी कि 4/2, तो 2 2 जा तो 4 होता है, यानी कि मेरा सेकंड नंबर है 2। अभी देखो 4 + 2 करो 6 मिलता है हमको, तो यहाँ पे दिया था ना कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 6, तो मिल गया, तो आंसर एकदम सही है, चेक भी कर लिया हमने। अभी आता है आपका इस एक्सरसाइज का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नहीं कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये उनमें से एक है और ये एग्जाम में आ सकता है। चलो फटाफट हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। अच्छा देखो हमारा जो फ्रैक्शन होता है उसमें दो चीज होता है कि नहीं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो अभी कह क्या रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब जितना भी ये डिनोमिनेटर है उससे 3 कम है हमारा जो न्यूमरेटर। मतलब अगर मान लो कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो x है, तो मेरा न्यूमरेटर क्या होगा, वो होगा मेरा x - 3। तो इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है, लेट द डिनोमिनेटर बी x, सो द न्यूमरेटर विल बी x - 3। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब आप अगर इस न्यूमरेटर के साथ एक को जोड़ लोगे, इंक्रीज करना मतलब ऐड ही तो करना होता है, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब अभी देखो ये जो न्यूमरेटर है वो क्या दिया है, वो है मेरा x - 3। इसको मैं क्या करूंगा, एक बढ़ा लूंगा, मतलब +1 करूंगा, और फिर डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, 3 से बढ़ा लूंगा, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या था, वो था हमारा x, तो इसको मैं 3 से बढ़ा लूंगा, तो ये हो गया मेरा +3। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, मतलब इसको पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा 1/2। और यहां से मैं क्या करूंगा, ये जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, इसको निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि बस आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये वाला फ्रैक्शन मिल जाएगा। अभी चलो देखो फटाफट इस चीज को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर तो प्लस है तो कोई झंझट नहीं है, हम ऐसे ही खोल लेंगे, तो ये x - 3 + 1 बन गया अपॉन x + 3 हो गया इक्वल्स टू 1/2। इसके बाद देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, देखो ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूं, -3 + 1 कैसे सॉल्व करोगे, माइनस प्लस होगा आपका माइनस, तो 3 से 1 घटा लो, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, उसके सामने क्या सिंबल है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, इक्वल्स टू x + 3 इज इक्वल्स टू 1/2। इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप याद करोगे कि जैसे हम ये वाला फॉर्मेट हमने पहले वाले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था, जब भी आपको एक सिंगल फ्रैक्शन फॉर्मेट मिलेगा, दूसरी तरफ भी एक सिंगल फ्रैक्शन फॉर्मेट मिलेगा, तब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह का दिखेगा, 2 ब्रैकेटेड x - 2 यानी कि 2 × x - 2 इक्वल्स टू 1 × x + 3। इसके बाद देखो क्या होगा, अभी जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये होगा आपका 2x, और इसके साथ होगा तो ये बनेगा आपका -4, 2 × x 2x 2 × -2 -4 हो गया। ये 1, ये तो कुछ देखो यहाँ पे प्लस है तो कुछ चेंज करने का नहीं है, यहाँ पे भी +1 है, फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो 1 × x होगा, x 1 × +3 होगा आपका +3 हो गया। इसके बस आपको करना क्या है, इंटरचेंज करना है। किस तरह से करोगे, देखो ये जो -4 है इसको इस तरफ भेज दो, ये जो +x है इसको इस तरफ भेज दो। आप चाहो तो ये उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब 2x को इस तरफ भेज दो और 3 को इस तरफ, चलेगा जैसा आपको सही लगता है भाई। देखो ये तो इजी है, बस इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूं, तो 2x - x हो जाएगा, प्लस था यहाँ पे आकर माइनस हो गया, ये -4 था यहाँ पर आकर क्या होगा, +4 हो जाएगा। तो अभी देखो 2x - x होता है मेरा x, और ये जो 3 + 4 होता है मेरा 7, तो यहां से मुझे मेरा x का वैल्यू मिल गया। x तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन, मुझे फ्रैक्शन निकालना है। तो जो फ्रैक्शन निकलेगा किस तरह से, ये वाला पार्ट जब मैं करूंगा तब मुझे मेरा फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे x - 3/x दिया है कि नहीं, तो हम भी फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो x - 3/x, तो x - 3 मतलब 7 - 3 और x मतलब तो 7, तो ये 7 - 3 हो गया मेरा 4, और यहाँ पर आ गया मेरा 7, तो हो गया आपका आंसर सॉल्व। अगर आप इस चीज को रीचेक करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो ये इधर से ही रीचेक नहीं होगा, यहाँ पर देखो जो ये दे रखा था ना आपको, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो देखो अभी जब हम रीचेक करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, रीचेक कर रहे हैं हम, तो आपको न्यूमरेटर को कितना से बढ़ाना है, 1 से बढ़ाना है, और आपका जो डिनोमिनेटर बढ़ेगा वो कितना से बढ़ेगा, इंक्रीज्ड बाय 3, देखो लिखा है ना, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, इसको 3 से बढ़ा लो। अभी अब आप इस चीज को थोड़ा सा करो, 4 + 1 होता है 5, और 7 + 3 होता है मेरा 10। इसके बाद क्या दिया था, देखो इसके बाद दिया था द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, लेकिन यहाँ पे तो 5/10 आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया आपका 1/2 आया कि नहीं, मतलब आंसर एकदम करेक्ट है।
अब तक आप सेवंथ वाले क्वेश्चन तो जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ये उस तरह से सॉल्व नहीं होगा। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ध्यान से सुनो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड द डिफरेंस इज 13। मतलब यहाँ पर दो नंबर्स हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर किसके साथ किस तरह से रिलेटेड है वो हमको नहीं पता। जैसे कि देखो ये सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमको पता था कि एक नंबर दूसरे का आधा है, ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर का आधा है, तो वो रिलेटेड है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी रिलेटेड नहीं है, तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपको अलजेब्रा अच्छे से यूज करना आना चाहिए। जैसे कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, यानी कि रैंडमली ऐसे दो नंबर्स को जब मैं ऐड करता हूं तब मुझे 35 मिलता है। एंड देयर डिफरेंस इज 13, तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब मुझे मिलेगा कितना, 13। तो मैं ऐसा बॉक्स लेकर तो सॉल्व नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड y। दो अलजेब्रास लेने पड़ेंगे, तो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस y होता है मेरा 35, और ये जो x माइनस y यानी कि इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तब मिलेगा मुझे 13। तो अभी देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, ये वाला एक इक्वेशन है और ये वाला भी एक इक्वेशन है, तो मैं इसको नंबर देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको नंबर देता हूँ इक्वेशन 2। इसके बाद क्या होगा, देखो अभी आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे। हाँ, ऐड करना पड़ेगा। आप लिखोगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो किस तरह से ऐड करोगे मैं आपको बता देता हूं। एलएचएस वाले को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड होगा और ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ ऐड होगा। लिखने से आपको समझ में आएगा। देखो ये दो को ऐड करो, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर इक्वल टू का सिंबल लगाओ, राइट हैंड साइड में क्या है 35 और ये 13 है, तो 35 प्लस 13। इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो ये तो प्लस है, तो यहाँ पर तो कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, तो ये हो गया x प्लस वाई। देखो अगर चेंजेस की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, प्लस इस प्लस x के साथ मिलकर हो जाएगा आपका प्लस x, और ये जो प्लस है इस माइनस y के साथ हो जाएगा आपका माइनस y, इक्वल्स टू अभी 35 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। इसके बाद देखो x प्लस x होता है मेरा 2x और y माइनस y हो गया मेरा 0, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है भाई, 0 लिख के क्या ही करोगे। फिर देखो ये जो x है ये यहाँ पर अकेले रहेगा और ये 2 इधर आकर हो जाएगा क्या, डिवाइड, तो 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8, तो यहाँ से मुझे x मिल गया जो कि है मेरा 24। तो क्या आंसर सॉल्व हो गया, नहीं, यहाँ पे आंसर सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको बस x की वैल्यू मिली है, आपको निकालना पड़ेगा y का भी वैल्यू, क्योंकि हमको पूछा गया है फाइंड द नंबर्स, तो ये दोनों नंबर्स हमको चाहिए कि नहीं, हमको एक पता चल गया, तो हम दूसरे वाले को कैसे निकालेंगे। देखो इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन उठा लो, मैं पहला वाला उठा रहा हूं। देखो अभी क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो मैंने एक लिया है, आप 2 लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, मैं आपको 2 वाला भी करके दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। अभी x के जगह पे क्या आएगा 24 आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 35। फिर देखो ये 24 इधर आ जाएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे सामने प्लस था तो इधर आकर माइनस होगा, y यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 35 माइनस 24 हो गया। तो अभी देखो 35 माइनस 24 होता है मेरा 11, तो x का वैल्यू है 24 और y का वैल्यू है आपका 11। अभी देखो ये तो मैंने इक्वेशन 1 में डाल के दिखाया था, अभी मैं आपको इक्वेशन 2 में भी करके दिखा देता हूँ। जो भी मर्जी एक में ही करना, इक्वेशन 1 में डालो या फिर इक्वेशन 2 पे, किसी भी एक में ही डालना है हमको। अभी देखो मैं अगर ये 2 वाला इक्वेशन लूंगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 13, तो देखो यहाँ पर x माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 13, तो अभी देखो x का वैल्यू निकालो 24, ये आपको पता नहीं है, देखिए ये इक्वेशन 1 में डाला, अभी इक्वेशन 2 में हम डाल के दिखा रहे हैं। देखो x है हमारा 24, तो 24 माइनस वाई इक्वल्स टू 13। इसके बाद ये 24 इधर आएगा तो क्या होगा भाई, माइनस हो जाएगा, क्यों भाई यहाँ पर था प्लस, इस वजह से, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस वाई रहेगा, इक्वल्स टू 13 माइनस 24। तो देखो अभी जब मैं 13 माइनस 24 करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस 11, और यहां से ये माइनस और ये माइनस आप उड़ा दो तो आपको आपका y का वैल्यू मिल जाएगा 11। तो देखो यहां पर और यहां पर सेम आया, क्योंकि मतलब है ही भाई यही चीज है ना, हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करके जब कर रहे थे तो आप x का वैल्यू आने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में डालकर आपका y का वैल्यू निकाल सकते हो, ये और है, ठीक है। कोई भी एक ही करना है, दोनों नहीं करना है आपको, इक्वेशन 1 डालो या फिर इक्वेशन 2 डालो, आपकी मर्जी। और अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करोगे, देखो इन दोनों को ऐड करने से 35 आना चाहिए, तो आप 24 और 13 को सॉरी 24 और 11 को ऐड करो, आपको 35 ही मिलेगा, और 24 माइनस 11 करोगे तो आपको 13 मिलेगा। तो आपका आंसर एकदम सही है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 9th वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़े से अलग तरीके से ही सॉल्व होगा, जैसे कि 8th वाला बाकी सारे क्वेश्चन से अलग था ना, तो वैसे ये वाला भी थोड़ा सा अलग है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कहता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, यानी कि दो नंबर्स है जो कि रेशियो में है, और वो रेशियो है क्या 3:4। चलो ठीक है, अच्छा मैं इस चीज को फ्रैक्शन में भी तो लिख सकता हूँ ना, चलो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो अभी। एंड देयर सम इज
इक्वल टू 56, मतलब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, यही दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे मिलेगा कितना 56। तो अभी मुझे ये नंबर्स निकालना पड़ेगा। देखो भाई, अभी अगर दो नंबर्स रेशियो में है मतलब वो उनका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा कि नहीं। जैसे कि देखो ये जो 3/4 है, यही है ना, ये 3/4 है कि नहीं, तो ये हो सकता है क्या आपका 6/8 भी तो हो सकता है, या तो फिर आपका 9/12 भी तो हो सकता है। मतलब एक नंबर 9 होगा, दूसरा नंबर 12 होगा, और उन दोनों को जब मैं रेशियो में लिख के सॉल्व करूंगा 3 3 9 3 4 12, वो रेशियो निकल कर आएगा आपका 3/4। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका जो नंबर्स होंगे ना, ये दो नंबर्स, इन दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट यहां पे दे रखा है। ये जो दो नंबर्स है ना, इन दोनों को आप फ्रैक्शन में लिखो, फिर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तब आपको मिलेगा 3/4। ठीक है, तो अभी मैं इस चीज को कुछ इस तरह से भी तो कह सकता हूं कि ये जो रेशियो है इसी का कोई एक मल्टीपल ये दो नंबर है। मतलब देखो 3 × 2 मल्टीप्लाई, देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 नीचे भी मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो मुझे 6/8 मिलेगा कि नहीं। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये इन दोनों के मल्टीपल्स है कि नहीं। तो अभी ये कितना मल्टीप्लाई हुआ है वो तो मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं क्या लूंगा, लेट द टू नंबर्स बी 3x एंड 4x। देखो यहां पे भी x लेना, यहां पे भी x, क्यों भाई, ऊपर जो मल्टीप्लाई होता है नीचे भी वही मल्टीप्लाई होता है। ठीक उसी तरह से यहां पे भी x मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे भी x ही मल्टीप्लाई होगा। देखो अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप बस सिंपली इतना याद रखो कि जहां पे भी आपको ऐसे रेशियो वाला फॉर्मेट दिया होगा ना तो आप ऐसे ही लोगे, लेट द टू नंबर्स बी 3x एंड 4x। तीन नंबर दिए हैं तो 3 नंबर्स भी 3x 4x और जो भी दिया होगा 6x 5x जो भी दिया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा है, सम इज इक्वल्स टू 56। मतलब यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम, मतलब किसका सम, इन दोनों का सम, ये जो नंबर्स है यही वाले तो हमारे नंबर्स है कि नहीं, तो इनका सम होता है हमारा 56। तो आप लिखोगे 3x + 4x = 56। इसके बाद आपको क्या करना है, दैट इंप्लाइज का सिंबल लगाना और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 3x + 4x होता है मेरा 7x which equals to 56। तो यहां से देखो x अकेले रहेगा और 56/7 हो जाएगा। तो अभी बताओ इसको मैं किस तरह से सिंप्लीफाई करूंगा, बस 7 से ही तो करना है, हमारा 7 8 56 होता है। तो यहां से आपका x का वैल्यू मिल गया जो कि है आपका 8। तो x मिल गया तो अभी मुझे नंबर्स भी मिल जाएंगे। हमारे नंबर्स को हमने क्या लिया था, हमने लिया था 3x और 4x। तो अभी देखो आपका जो 3x और जो 4x है, बस यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे 8 डालो और यहाँ पे भी x की जगह पे 8 डालो। तो 3 8 जा होता है मेरा 24 और 4 8 जा होता है मेरा 32। तो आपके दोनों नंबर्स हैं 24 और 32। इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो दोनों का सम 56 आना चाहिए। तो देखो 24 + 32 करोगे तो ये हो गया 4 + 2 6 और ये 3 + 2 हो गया मेरा 5। तो 56 आ रहा है। और एक इस तरह से चेक कर सकते हो, देखो इनका जो रेशियो है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4। तो रेशियो मतलब देखो 24/32 करोगे तो आपको 3:4 ही मिलना चाहिए। देखो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 3 8 जा 24। ठीक है, सर ये 3 टेबल्स एक्चुअली कट नहीं होगा, तो 2 12 जा 24, 2 16 जा होता है 32, फिर 2 6 जा 12 और ये 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और ये 2 4 जा 8। तो आया ना 3/4 यानी कि 3:4। समझ गए। इसके बाद हम करते हैं आपका 10th वाला क्वेश्चन। देखो ये जो 10th वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कैसे भी आएगा ही आएगा। ये जो एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, नाम और उम्र बदल देगा बस, लेकिन फॉर्मेट एकदम सही रहेगा और ये आएगा ही आएगा। इसको आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनो क्या कहता है। अनिल इज 9 years older than सुमित। इसको ब्रेक करके पढ़ना, मैं जैसे आपको समझा रहा हूं उसी तरह से ही पढ़ के प्रैक्टिस करना। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अनिल इज 9 years older than सुमित, मतलब सुमित से अनिल 9 साल बड़ा है। ओल्डर मतलब तो वही होता है कि नहीं। तो चलो मान लो कि मैं अनिल को ए लिखूंगा और सुमित को अगर एस लिखूंगा, तो कहने का मतलब क्या है, सुमित से 9 साल अनिल बड़ा है। सुमित से 9 साल अनिल बड़ा है, तो मतलब सुनील के एज के साथ अगर मैं 9 को ऐड कर दूं तो मुझे अनिल का एज मिल जाएगा कि नहीं। समझो, अगर आप दो भाई हो, अगर मान लो कि मैं यहां पे बता रहा हूं कि दो भाई है राम और श्याम, राम की उम्र अगर 5 साल है तो श्याम उससे 9 साल बड़ा है, मतलब किसके साथ ऐड करोगे, 5 + 9 करोगे, राम के एज के साथ ऐड करोगे कि नहीं। तो उस हिसाब से ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, अनिल इज 9 years older than सुमित, मतलब सुमित के एज के साथ 9 साल को ऐड करोगे तो आपको अनिल का एज मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर। इसके बाद देखो, आफ्टर 10 years अनिल विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुमित वाज 10 years ago। मतलब देखो आफ्टर 10 years अनिल विल बी, मतलब 10 साल बाद अनिल की उम्र क्या होगी, तो हम इस तरह से लिखेंगे, अनिल्स एज आफ्टर 10 years। अभी अनिल कितने का है, ए साल का है कि नहीं, तो a + 10 होगा। ठीक उसी तरह से देखो अभी नेक्स्ट में क्या दे रहा है, देखो अनिल विल भी दिया है, चलो छोड़ो, ट्वाइस एज ओल्ड एज सुमित वाज 10 years ago। सुमित वाज 10 years ago, मतलब अभी सुमित का एज क्या है, एस है। तो देखो, तो सुमित्स एज 10 years ago क्या होगा, s - 10। देखो अगर आप समझ कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने ना यहां पर एक्चुअली में एक स्टेटमेंट छोड़ दिया है। देखो यहां पर आप लिख देना, लेट द एज ऑफ अनिल बी ए। ठीक है, प्रेजेंट एज, ओके प्रेजेंट एज, अभी वो ए साल का है और सुमित क्या है, सुमित है एस साल का। ठीक है,
ये लिखना, मतलब आज की डेट पे अनिल की उम्र ए है और सुमित की उम्र एस है। तो अभी देखो, अभी ये भी प्रेजेंट एज का ही स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट एज का ही है। सुमित से अनिल 9 साल बड़ा है आज की डेट में ना। अगर सुमित अभी 5 साल का है तो अनिल कितने का होगा, 5 + 9 करोगे, ठीक है, ये एक्चुअल में एस है, ठीक है, इसको 5 मत समझ लेना। इसके बाद देखो, अभी हम लोग जो भी ये वाले स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो प्रेजेंट एज के हिसाब से सॉल्व करोगे ना। हमने लिया, अगर देखो जो भी आप लेट लेते हो उसी हिसाब से आप सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर अगर लेट उसका प्रेजेंट एज हमने लिया है तो प्रेजेंट एज के हिसाब से लेंगे। आज अगर वो ए साल का है तो 10 साल बाद वो ए + 10 का हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से सुमित अगर आज एस साल का है तो 10 साल पहले वो कितने का होगा, एस - 10 का हो गया। अभी देखो, फिर अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर एक देखो, ये जो सेकंड स्टेटमेंट था यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया है। क्या दिया है, आफ्टर 10 years अनिल विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुमित वाज 10 years ago। मतलब 10 साल पहले सुमित जितने भी साल का था उससे अगर आप मल्टीप्लाई 2 करोगे ट्वाइस तो आपको अनिल की उम्र मिलेगी 10 साल बाद। मतलब देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। अनिल 10 साल बाद जितने भी साल का होगा उसकी उम्र और सुमित 10 साल पहले जितने भी साल का था मल्टीप्लाई 2 होगा। अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो ये वाले ना, मतलब क्वेश्चंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन के, आपको प्रेडिक्ट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जितना आप अच्छे से एज्यूम करोगे आप उतना ही अच्छे से इस चीज को सॉल्व करोगे। अभी बस आप देखो कि अगर मैं इस चीज को अच्छे से सॉल्व कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर देखो, जब भी एक बार, बस आपको एक बार करना क्या है, वैल्यूज निकालना है। वैल्यू निकालो, फिर जब आप चेक करने जाओगे ना तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। तो अभी जब हम इसको सॉल्व करके दोनों की उम्र निकाल देंगे ना, उसके बाद जब आप बस रीचेक करने के लिए जाओगे ना, देखो कितना इजी लगेगा। अभी जैसे देखो, यहाँ पर a + 10 = 2 × s - 10 है। चलो ठीक है, a की जगह पे क्या मैं ये पुट कर सकता हूं, s + 9, a = s + 9 है कि नहीं। तो a की जगह पे मैं s + 9 पुट कर दूंगा और ये +10 एज इट इज रहेगा। ये 2 × s - 10 भी एज इट इज रहेगा। ये मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पर अगर a रहेगा और यहाँ पर s रहेगा तो मैं इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकता। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही सॉल्व हो सकता है। तो इसको भी एस कर दिया, इसको भी एस कर दिया तो वो सॉल्व हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूं, ये 9 + 10 हो जाएगा मेरा 19। तो s प्लस ये हो गया 19 इक्वल्स टू, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2s, और ये 2 इस -10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका -20। इसके बाद देखो ये 2s है। चलो अभी हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, ये -20 को इस तरफ ला दो और ये s को इस तरफ ला दो। तो देखो ये क्या होगा, 19 + 20 इक्वल्स टू 2s - s। इसके बाद 19 + 20 कितना होता है, 39, और ये 2s - s होता है आपका s। तो s आपको मिल गया। s हमारा क्या था, देखो प्रेजेंट एज ऑफ सुमित वाज s। तो यहां पर ये जो प्रेजेंट एज है ऐसे लिखना, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सुमित इज 39। इसके बाद देखो आपको किसकी एज निकालनी पड़ेगी, आपको निकालनी पड़ेगी अनिल की एज। तो अनिल की एज आज की डेट में सुमित से 9 साल ज्यादा है। तो अभी बस हम क्या करेंगे, अनिल का 39 + 9 करके निकाल देंगे। तो देखो 9 9 होता है मेरा 18, ये हो गया आपका 48। तो आज की डेट में ये जो प्रेजेंट एज ऑफ सुमित इज 39 एंड अनिल इज 48। अभी देखो जब हम इस चीज को रीचेक करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अभी देखो अनिल्स एज, ये वाला यही वाला तो चेक करना है, जो भी आप इक्वेशन फॉर्म करते हो उसमें ही इस चीज को चेक करना होता है। तो देखो अभी मैं करके दिखाता हूं, a + 10 करो, मतलब अनिल की उम्र के साथ 10 ऐड करो। देखो 48 + 10, ये जो है ना ये a + 10 वाला फॉर्मेट है, ठीक है। मैं अलग अलग करके दिखाऊं, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले और राइट हैंड साइड को बाद में करेंगे। चलो देखो ये a + 10 यानी कि 48 + 10 जो कि होगा आपका 58। तो मतलब अगर मेरा LHS मेरा 58 आ रहा है तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तब भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 58 ही मिलना चाहिए। तो ये देखो 2 × s - 10 दिया है, तो यहां पे लिख लेते हैं 2 × s - 10। तो ये जो s है वो क्या है, 39 है, -10 करो तो 2 × ये कितना आएगा, 29। तो अभी 2 × 29 कितना होता है भाई, 58 ही होता है। 2 9 जा 18, ये 1 आ गया, 2 2 जा 4 + 1 58, दोनों इक्वल आए, मतलब आपका आंसर सही है। अभी आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर आज 10 साल बाद, मतलब अनिल अभी 48 का है तो 10 साल बाद 58 का हो जाएगा, और जो मतलब हमारा जो सुमित था वो 10 साल पहले जितने का था, 10 साल पहले वो कितने का था, 29 का था, उसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको इन दोनों का एज, मतलब 10 साल बाद अनिल की उम्र जितनी होगी उतनी आपको मिल जाएगी। मतलब फिर से बता देता हूं, देखो सुमित की एज को आप अगर 10 साल पहले जाकर मल्टीप्लाई 2 करोगे, मतलब सुमित 10 साल पहले जितने साल का भी था उसको आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा अनिल आज की डेट में नहीं, 10 साल बाद वो जितने साल का भी हो जाएगा। देखो ये वाला ना क्वेश्चन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपके लिए हलवा ही हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा एज्यूम करके ध्यान से एकदम फोकस से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये ना लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर ही ऐसा है, ये आपका कंप्लीट अटेंशन मांगता है। जितना आप इसको ध्यान से करोगे, जितना आप इसको मतलब संभल के एकदम कूल माइंड के साथ करोगे, ये उतना ही इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका 11th वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब ये है ओवरऑली लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 12.2 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिर्फ फोकस करना चाहते हो कि सिर्फ पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं 12.2 के 8 से लेके 11 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है।
और ऐसा नहीं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम पेपर में जब देखोगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन से ही दिखेंगे, और ये जो 8 से लेकर 11 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, उसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर दिखने मिलेंगे। लेकिन आपको करना पूरा ही चैप्टर है, वरना ये 8 से 11 आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ अगर 8 से 11 आप देख रहे हो तो आपको सच में समझ में नहीं आएगा। बस कहने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप 8 से लेकर 11 को बार बार प्रैक्टिस करो। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, हाँ मैं भी मानता हूं थोड़े से टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो टफ नहीं लगेगा। चलो देखो ये 11 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स इज ₹705। तो 2 टेबल और 3 चेयर, उन सब का दाम मिलाकर होता है 705। चलो देखो अभी हम सबसे पहले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, मतलब एक टेबल का कॉस्ट मान लो कि टी है, टेबल है ना इसलिए हमने टी लिखा, तो उस हिसाब से द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज सी। ठीक है, अभी देखो हमने कितना कितना खरीदा है, हमने खरीदा है क्या 2 टेबल और 3 चेयर, और उन सब का बिल बनता है 705। तो अभी हम क्या करेंगे, चलो देखो 2 टेबल मतलब 2T राइट, और 3 चेयर मतलब 3C, और उन दो सबको मिलाकर होता है 705, इसलिए हमने क्या किया इसको ऐड करके लिख दिया यहाँ पर 705 रुपीज। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ ए टेबल कॉस्ट ₹40 मोर देन ए चेयर, मतलब अगर एक टेबल का कॉस्ट 40 रुपए ज्यादा है एक चेयर से, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे। देखो अभी हमारा जो चेयर है उसका कॉस्ट क्या है, C है, और उसमें से 40 ज्यादा, उससे 40 ज्यादा यानी कि +40 वो है हमारे एक टेबल का कॉस्ट। तो टेबल का जो कॉस्ट है, एक टेबल का जो कॉस्ट है वो 40 रुपए ज्यादा है हमारे चेयर से। तो अभी T = C + 40 मिल गया हमको। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक टेबल का और एक चेयर का कॉस्ट हमको पता चल जाए। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व आपको यही वाला करना है, बस उसको सॉल्व करने में आपको ये मदद करेगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लिख लो, 2T है प्लस 3C = 705। अभी देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 2 वेरिएबल्स है, तो हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही सॉल्व करते हैं। वो जो स्टेप्स वाला याद करो, एक वेरिएबल में हमको लाना पड़ेगा। एक वेरिएबल में कैसे लाओगे, यहां पे जो t है ना उसको रिप्लेस कर दो इसके साथ। इसको एक काम करो, इक्वेशन 1 का नाम दे दो सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, जब हम रिप्लेस करते हैं ना तब हम इसको सब्सटीट्यूट कहते हैं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम कौन से इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो कुछ इस तरह से लिखना। उसके बाद देखो t के जगह पे C + 40 लगा लो। तो यहाँ पे था 2t मतलब 2 × t था, तो 2 × C + 40, और यहाँ पर +3C = 705। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है, तो अभी ये एक वेरिएबल में सॉल्व हो जाएगा। देखो ये वाला ब्रैकेट जब खोलोगे तो ये 2 × C हो जाएगा क्या 2C, और 2 × 40 हो जाएगा मेरा 80, प्लस 3C = 705। दैट इंप्लाइज 2C + 3C होता है मेरा 5C प्लस 80 = 705। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये सिंप्लीफाई तो नहीं है, बस इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन से स्टेप में क्या कहा जाता है वो प्लीज आप याद रखना। ठीक है, अच्छा अभी देखो चलो हम क्या करेंगे, इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 80 है प्लस होकर था, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5C = 705 - 80। इसके बाद 5C = 705 से 80 चला जाएगा तो बचेगा 625। देखो फिर अभी आपको क्या करना है, इस 5 को इस तरह भेजना है, तो C = 625/5। ठीक है, अच्छा अभी ये 5 × 1 = 5, ये भी 5 × 1 = 5, 2 12 होता है 5 2, और ये हो गया 5। तो C का जो वैल्यू निकल कर आया वो है आपका 125। और ये जो C क्या था भाई, C था हमारा कॉस्ट ऑफ अ सिंगल चेयर। और हमको क्वेश्चन में भी तो एक एक का ही पूछा था ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए टेबल एंड ए चेयर। तो ए चेयर का तो हमको मिल गया, एक ही चेयर का तो हमको मिल गया। अभी हमको क्या करना है, बस टेबल का निकालना है। तो टेबल का जो कॉस्ट था वो हम यहां से निकालेंगे इक्वेशन 1 से, क्योंकि देखो C के साथ अगर मैं 40 जोड़ लूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा टेबल का कॉस्ट, और जो C है वो क्या है भाई, वो है मेरा 125। तो T = जो C + 40 था, बस 125 + 40 कर लो तो आपको मिल जाएगा 165। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ अ सिंगल चेयर इज ₹125 एंड कॉस्ट ऑफ अ सिंगल टेबल इज ₹165। और अगर आप इस चीज को सॉल्व करना चाहते हो तो देखो इसमें पुट करो और सॉल्व करो, और आपको 705 मिल जाएगा। 2 टेबल का कॉस्ट लगा लो, 2 टेबल का कॉस्ट क्या होगा, 165 × 2। ठीक है, 100। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, रीचेक भी हम करेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही चाहिए। तो देखो अभी हमको क्या दिया था, 2 टेबल और 3 चेयर। तो देखो 2 टेबल मतलब 2 × 165, और 3 चेयर मतलब 3 × 125। तो देखो ये आएगा आपका 165 × 2 होगा 330, और ये वाला जो होगा आपका 325 आई गेस, या एक मिनट 125, ये 375 आएगा। चलो अभी हम इन दोनों को बस जोड़ लेंगे। तो देखो ये 0 + 5 होता है मेरा 5, और ये 3 + 7 होता है मेरा 10, और ये हो गया मेरा, तो आया 705। हमारा भी तो 705 ही तो दिया था क्वेश्चन में, तो हो गया। और यहाँ पर आपका ये जो 12.2 वाला एक्सरसाइज है कंप्लीटली खत्म हो जाता है। और अभी आप प्लीज 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 ये 12.2 को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये 12.1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी भी थोड़े से मतलब क्या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो तो आप 12.1 को 1-2 बार करो, उसके बाद 12.2 पे जाओ। ठीक है, चलो अभी हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।